कंपनियों की पहली तिमाही परीक्षा का है। जी हां, सभी को इंतजार है नतीजों का। कोरोना की दूसरी लहर के चलते परीक्षा कठिन रही है, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी कई सेक्टर्स से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। जिन कंपनियों से अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन है, उनमें रिजल्ट से पहले एक्शन बढ़ेगा और कमाई के मौके मिलेंगे। इसलिए आज हम Q1 एग्जाम की पूरी पिक्चर पेश करेंगे ताकि आप अपने लिए बेहतरीन निवेश के ऑप्शंस तलाश सकें। तो चलिए फिर नतीजों के इस मौसम में मुनाफा बरसाने के लिए एग्जाम टाइम की घंटी बजाते हैं। एग्जाम टाइम। आजकल स्कूल के बच्चों का जैसा हाल है ना, एक टेस्ट खत्म नहीं होता अगला टेस्ट शुरू, एक यूनिट टेस्ट खत्म नहीं हुआ अगला एग्जाम शुरू। वैसे ही आजकल इंडिया इंक का हाल है। एक रिजल्ट सीजन खत्म हुआ नहीं, दूसरे रिजल्ट सीजन का ऑलरेडी आगाज हो चुका है और सब जानना चाहते हैं कि इस रिजल्ट सीजन में इस Q1 के दौरान इंडिया इंक का परफॉर्मेंस रहेगा कैसा, क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यही जानने की कोशिश हम करेंगे अगले आधे घंटे में। मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमांग जानी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। और जहां तक एग्जाम्स की बात है, ये Q1 यानी कि FY22 का आगाज हो जाएगा इन नतीजों के साथ। और इस FY22 के आगाज के साथ आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ये पैंडेमिक की सेकेंड वेव की भी शुरुआत हुई थी। तो उसके चलते हुआ क्या था, लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स हमने देखे थे, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हुए थे हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो जब मैं नंबर साल दर साल कंपेयर करूंगा तो पिछले साल अप्रैल मई में कामकाज ठप था, नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो नतीजे बड़े अच्छे लगेंगे। लेकिन जब मैं सीक्वेंशली तिमाही दर तिमाही इन्हीं नतीजों का आकलन करूंगा तो तस्वीर थोड़ी सी इस पैंडेमिक के बीच में गड़बड़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन हेमांग सर, ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्या है? इंडिया इंक कैसा परफॉर्म करेगा इस बार? डिसअपॉइंटमेंट तो हाथ नहीं आने वाला ना? नहीं आशीष जी, बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी हमारे हिसाब से। जैसा कि आप बता चुके हैं कि अगर हम YOY कंपेयर करें तो जो हमारा यूनिवर्स है उसमें लगभग 114% का ग्रोथ हम देखेंगे। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 19% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह के हालात में हम हैं और जो सेकेंड वेव हुआ और जो थोड़े से लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट था, उसके बावजूद जो अर्निंग का जो मोमेंटम है वो लगातार कंटिन्यूड है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अरे वाह, अर्निंग्स का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हाँ, साल दर साल एक एबरेशन होगा। 100-125% का जंप जो हेमांग सर कह रहे हैं वो प्योरली बेस नंबर में वो लॉकडाउन का पूरा इंपैक्ट, उसका असर देखने को मिलेगा। और वैसे स्ट्रीट मान के चल रही है। FY22 की जो निफ्टी की EPS है उसमें थोड़ा सा डेंट लगता हुआ नजर आएगा, शायद थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज होता हुआ नजर आए, ये स्ट्रीट को पता है। लेकिन इन नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है। अब क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन मोमेंटम गेन कर रहा है। तो आस्था, नतीजे अपनी जगह, कमेंट्री पे खास नजर रखनी है ना? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। कमेंट्री, और सबसे ज्यादा जो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है IT सेक्टर, जहां से रिजल्ट का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। तो कल हमने TCS के नतीजे भी यहाँ आते हुए देखे। तो जिस तरह से कमेंट्री आई है, मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म की दिशा यहाँ पे निर्धारित करेगी। तो ऑल टुगेदर कमेंट्री मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही मान रही हूँ। हो सकता है कि ये वाला जो क्वार्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कमेंट्री सभी सेक्टर से पॉजिटिव आने की यहाँ पे उम्मीद है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे एक दो सेक्टर्स जो मानती हूँ वो IT और FMCG हैं, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट्री ज्यादा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। हाँ, तो इन सेक्टर्स पे खैर अलग से जाऊंगा ही जाऊंगा। बस एक ही दिक्कत है, कमेंट्री जैसी भी हो, एक डर है वेव 3 का, जिसकी प्रिपेयर्डनेस इस समय दुनिया भर में, हमारे यहां खासतौर पे चल रही है। वाकई आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कितना पोटेंट होगा, वो सारे कैलकुलेशंस हेवायर कर सकता है। तो वो एक रिस्क है। अदरवाइज शायद अब तक के रुझान देखते हुए कमेंट्रीज बेहतर होती हुई नजर आए मैनेजमेंट्स की। हेमांग सर, आस्था ने IT की बात छेड़ी दी है, तो IT से ही असल में हर बार रिजल्ट सीजन का आगाज होता है। एक पर्चा तो लीक भी हो गया है TCS का। ये बताइए, आप जब एग्जाम देते तो आपके समय में पर्चे लीक होते थे क्या?
अरे आशीष जी, हमारा सीए का एग्जाम होता था और पर्चे लीक होना तो दूर की बात है, हमें तो 2-3 महीना पहले से थोड़ा सा बुखार आना चालू हो जाता था सिलेबस को देखते ही। वो फिर जो आगे बैठते हैं ना क्लास में, वो 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुके होते हैं, यहाँ पे एक बार कोर्स पूरा नहीं होता। इस तरह के डिफरेंस हो जाता था एक ही क्लास में हम लोग के साथ। अच्छा हेमांग सर, आईटी का बाकी आगाज तो हो गया, टीसीएस के सबड्यूड परफॉर्मेंस, ऐसा अच्छा तो नहीं कहूंगा, जो भी एक्सपेक्टेड था उससे हर पैमाने में कुछ म्यूटेडनेस ही देखने को मिल रही है। ऐसे में आईटी से कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो हाथ नहीं आएगा ना, क्योंकि सारे आईटी स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाईस पे आके खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से आशीष जी, अगर आप टीसीएस के भी नतीजे और कमेंट्री को देखें तो जो इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज के कारण ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी अगर आप उसको निकाल के देखें तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन और सबसे बड़ी बात की जो डील विंस और आगे की जो ग्रोथ है उसकी एक्सपेक्टेशंस और जो मैनेजमेंट बता रही है वो काफी बढ़िया है। तो जिस तरह का अभी हालात है उसमें मैं समझता हूं कि काफी अच्छा ग्रोथ रहना चाहिए। लगभग 3.5 से 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ होगी। और जो मिड कैप कंपनीज है जैसे कोफोर्ज हो गया, माइंडट्री हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इनकी रेवेन्यू ग्रोथ इवन बेहतर हो सकती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप आईटी में मुझे लगता नहीं है। तो आईटी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस स्टॉक्स का है, बढ़िया परफॉर्मेंस से पूरा सेक्टर करता हुआ नजर आएगा। और हेमांग सर, क्या है, पिछले शो का ओवरहैंग रह गया है, वो उसमें मैंने वो शार्क्स के ऊपर शो कर रहा था। ये बताइए, कोई छोटी मछली जो कल की शार्क बन जाए आईटी सेक्टर में, ऐसा कोई है क्या नजर में? एक जेंसर जो कंपनी है मिड कैप आईटी में, ये एक बहुत ही मुझे प्रॉमिसिंग इंटरेस्टिंग लग रही है। कम वैल्यूएशन पे है और अभी जिस तरह के रीसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह हुए हैं उसके चलते हुए इसमें बड़ा अपसाइड का हमें स्कोप लगता है। आई थिंक इट्स अ मिड कैप कंपनी जहां पे अच्छा 25-30% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो जेंसार छोटी मछली, इसको ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज आईटी एज अ स्पेस बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। टीसीएस हो गया, लेकिन अगले हफ्ते हमें इन्फोसिस की, विप्रो की, बाकी आईटी दिग्गज के नंबर्स की करनी है तैयारी। तो वेडनेसडे थर्सडे को वो नंबर्स शेड्यूल्ड हैं। और साथ साथ जब आईटी आना शुरू होता है ना, तो रिजल्ट सीजन में शुरुआत में ही फिर वो बैंकिंग के नंबर्स आने शुरू होते हैं, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के। तो सैटरडे को, अब नेक्स्ट सैटरडे को एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, उसके बाद वो कैलेंडर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के नंबर्स की डेट्स भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। आज तक क्या एक्सपेक्टेड है इस बार बैंकिंग के नंबर्स से? और ये पैंडेमिक की जो सेकेंड वेव ने हमें ग्रिप करा था, कहीं ऐसा तो नहीं है एसेट क्वालिटी वापस डिटोरिएशन की तरफ चली जाए? जी बिल्कुल आशीष, एक वहीं पे लेके थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है और कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेके ही थोड़ा इश्यू हो सकता है। और स्पेशली वो भी अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो बैंक जहाँ पे एमएसएमई और एमएफआई एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पे ये थोड़ी सी एक दिक्कत दे सकता है। तो वो ये हमें पैरामीटर क्लोजली वॉच करना होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे लगता है जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं पे फोकस रहना चाहिए या रिजल्ट्स आने से पहले कहीं पे हम लोग एज अ ब्रोकिंग हाउस पॉजिटिव हैं, तो उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफी ज्यादा मजबूत लगते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि एक तो क्या है कि इन्होंने ऑलरेडी इतनी अच्छी प्रोविजनिंग कर रखी है, तो मुझे लगता है आगे जाते हुए जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजनिंग हो चुकी है। तो लोअर प्रोविजनिंग रहेगी, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर होगा। दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी और जीएनपी एनएनपी रेशियो प्राइवेट सेक्टर बैंक में, बड़े बैंक में मुझे लगता है रिलेटिवली कम डिक्लाइन करेंगे एज कंपेयर टू मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो ऑल टुगेदर, और जो हम पीएमएस चलाते हैं उसकी होल्डिंग में भी हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ले रखा है, तो मैं एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगी। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से नतीजे अच्छे रहेंगे, लेकिन लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और वहां पे हमें पसंद आता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अभी भी। ठीक बात। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के दिग्गजों पे दाव लगाने की सलाह है। आज तक पब्लिक सेक्टर वाले में नजर डालनी नहीं है क्या इस बार?
पब्लिक सेक्टर बैंक में एकमात्र बैंक जो हम सभी जानते हैं और सबका फेवरेट है एसबीआई, वहीं पे एक नजर रहनी चाहिए। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक में मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की भी बात है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक वेल कैपिटलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो भी एक पैरामीटर रहता है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक को यहाँ पे आगे रखता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी इतना ध्यान नहीं रखते हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ज्यादा ध्यान रखें, और एकमात्र पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है। वहां पे उम्मीद है कि रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी हमारी पसंदीदा चॉइस रहेगी। ठीक बात, जो पसंद है वही पसंद है। तो ठीक है, सरकारी बैंक्स में खैर एसबीआई के अलावा कोई भी एक्सपर्ट फंडामेंटली तो ज्यादा ड्वेल करता नहीं है, और प्राइवेट में जब अच्छा पैसा बन सकता है वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, तो जरूरत भी नहीं है ज्यादा इधर उधर नजर डालने की। ठीक है, तो दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ज्यादा प्रेफर्ड रिजल्ट सीजन से पहले। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है हिमांक सर, वो है एफएमसीजी का। इसमें बिहेवियर चेंज हुआ है। मुझे याद है जब पैंडेमिक शुरुआत हुई थी पिछले साल, इसी समय के आसपास हम लोग घरों में सामान भर रहे थे, हॉल में लोग तो आते नहीं थे, तो हॉल में मुझे याद है हमारे घर में भी सामान स्टैक्ड अप रखा रहता था। इस वेव 2 में वेव 1 से ज्यादा असर आया, लेकिन उतना बीवी ने सामान स्टोर नहीं करा। तो असर पड़ेगा क्या इन कंपनियों के नतीजों पर? आई एम अज्यूमिंग आपके घर पे भी ऐसे ही हुआ होगा। आशीष जी, ये जो सेकेंड वेव का जो हुआ उसमें फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में काफी बड़ा बिहेवियरल चेंज था। हाँ। और हमारा ये मानना है कि पूरा जो यूनिवर्स है एफएमसीजी का, उसका वाई ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। लगभग 25% का पैट का ग्रोथ रहेगा और सेल्स का ग्रोथ भी 19% रहेगा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो लगभग 2% का नेगेटिव ग्रोथ आ सकता है। और 16 आउट ऑफ 18 कंपनीज जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ सेल्स में दिखाएगी। सिर्फ एक ब्रिटानिया को छोड़ के। ब्रिटानिया में क्या था कि लास्ट ईयर सब लोग ने बिस्किट्स और ये जो रेडी टू ईट स्नैक्स है वो काफी बड़े मात्रा में इकट्ठे कर रखे थे, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो उसमें थोड़ा सा वो बेस के कारण थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखेगा। बट कंपनियों ने प्राइस हाइक काफी अच्छे स्केल पे लिया है, तो ग्रॉस मार्जिन प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि आना चाहिए। तो हाँ, इस बार स्टोरेज कम हुआ, अच्छी बात है। वैसे तो भरोसा बढ़ा होगा सिस्टम पे हम लोग का कि नहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन हिमांक सर, फिर ऐसे में ब्रिटानिया को छोड़ के बाकी कुछ खरीदना है क्या? सबसे प्रेफर्ड एक दो बढ़िया पिक्स हो इस एफएमसीजी स्पेस पे, रिजल्ट्स को लेकर रिलेटिव कॉन्फिडेंस हो, अभी भी एक्यूमुलेट करने का मौका हो। तो सबसे पहला हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा वो गोदरेज कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है। कंपनी की जो प्रीव्यू का जो नोट वगैरह आया है वो भी काफी एनकरेजिंग है, और ग्लोबली काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उसका। तो सबसे पहला हमारा वो रहेगा। और दूसरे में हम लोग मैरिको को प्रेफर करते हैं आशीष जी, बिकॉज मैरिको लगातार वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर रहा है, और उनके जो रॉ मटेरियल है जैसे पाम ऑयल हो गया, कोपरा हो गया, उसमें भी हमने रिसेंटली थोड़ा सा कूल ऑफ देखा है। तो मैरिको एक ऐसा कंपनी है जहां पे दोनों अच्छे रहेंगे, टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन्स। तो ये वो प्रेफर्ड बेट्स, और वाकई गोदरेज कंज्यूमर ने तो गजब कर दिया। वो अपॉइंटमेंट के बाद ऐसी गजब की रीरेटिंग हुई और अभी भी सबको पसंद आ रहा है। दूसरा मैरिको बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। मुझे याद है लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे उसके बाद वो स्टॉक भी बढ़िया रीरेट होता हुआ नजर आया था। ये दोनों सबसे प्रेफर्ड पिक्स हो सकते हैं इस क्वार्टर के लिहाज से भी। लेकिन आस्था एक और ऐसी पैक था जिसने बड़ा गजब का आउट परफॉर्मेंस दिया, वो है मेटल्स। इस पैंडेमिक के बीच में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का, मेटल्स बहुत बीटन, ये स्टॉक प्राइस के लिहाज से बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ा, बहुत बीटन डाउन थे, डिमांड के होप्स जनरेट होने लगे, इस बीच केपेक्स नहीं हुए थे, तो सब फायदा मिल गया। पर अब आके मेटल एज अ स्टोरी थोड़ी फिजल आउट हो रही है, फिर एटलीस्ट कंसोलिडेशन के मोड में चली गई है। नंबर्स कैसे रहेंगे? नंबर्स जस्टिफाई करेंगे मेटल्स की अब तक की ऑफलेट रैली को? बेसिकली मेटल सेक्टर में हम लोग अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे प्राइस हाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कहना अभी मुश्किल लगता है,
उसमें सिर्फ एक जो मेटल स्टॉक हम लोग अभी यहाँ पे पॉजिटिव है वो टाटा स्टील है, और उसमें भी 2-3 कारण ऐसे हैं। एक तो जो आयरन ओर की प्राइसेस हैं वो लोअर हुई हैं, तो उसका फायदा होगा। दूसरा, इनका जो यूरोपियन ऑपरेशंस है वहां से मुझे लगता है कि बढ़िया इन्हें यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो मेटल सेक्टर में जो हम रिजल्ट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं कर रहे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हमारे हिसाब से, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था ऑलरेडी, जो फोर्थ क्वार्टर FY21 का था, तो एक सीक्वेंशियल हो सकता है हमें डिक्लाइन देखने को मिले मेटल सेक्टर में। लेकिन टाटा स्टील हमें यहाँ पे ज्यादा पसंद आता है, तो एक टाटा स्टील को छोड़ के बाकी मेटल सेक्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा हमें सीक्वेंशियल डीग्रोथ देखने को मिलेगी। टॉप लाइन, बॉटम लाइन और इवन मार्जिन्स में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे असर आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन भाव में भी देखने को मिल रहा है, नतीजे भी थोड़े सुस्त हो सकते हैं, लेकिन टाटा स्टील रिलेटिव आउट परफॉर्मर के तौर पे आप मान के चलिए। एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। अभी तो और भी कुछ दिग्गज सेक्टर्स डिस्कस करने हैं। आजकल लाइमलाइट में फार्मा है, अब तक उसकी चर्चा नहीं हुई। ऑटोज रिवाइवल नंबर्स में देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कितना स्ट्रीट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है वो परफॉर्मेंस, इस पर बातचीत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एग्जाम टाइम में। तो इंडिया इंक के Q1 नतीजों के सिलसिले की शुरुआत होने वाली है, उसी की हम कर रहे हैं तैयारी। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी के साथ। हेमांग सर, फार्मास्यूटिकल्स हमने कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स से डिस्कस कर लिए। फार्मा एज अ स्पेस स्टॉक्स का अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया, मुझे याद है लास्ट क्वार्टर, लेकिन नतीजे उतने जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तब कहा गया था भाई यूएस सेंट्रिक अप्रूवल्स में डिलेज हैं, यहां पे थेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह को लेकर इश्यूज हैं। एक्सपेक्ट करूं कि वो स्टॉक्स की तेजी को फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैचअप करेंगे इस क्वार्टर में? बिल्कुल आशीष जी, हमारा लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 14% का YOY ग्रोथ देखने को मिलेगा। और हालांकि लास्ट क्वार्टर जैसा आप बता रहे हैं कि इतना इंप्रेसिव नहीं था, पर ये 6th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे हम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे अर्निंग्स के अंदर। और काफी सारी कंपनीज है वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीजेज है जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे हमारे हिसाब से फार्मा सेक्टर के अंदर। तो पसंद कुछ है क्या पहले से, या नतीजों का इंतजार करना है? नहीं, बिल्कुल पसंद है। प्रीव्यू के अंदर सन फार्मा एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी देगा, स्टॉक भी अच्छा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवीज लैब हमारा प्रेफर्ड पिक है ही काफी टाइम से। और मिड कैप में आशीष जी लॉरस लैब जो है लगातार अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस का जो दौर है वो चालू रखेगा, और वो हमारा मिड कैप में प्रेफर्ड पिक रहेगा। अरे गजब की रीरेटिंग हो रही है उस स्टॉक की। तो ठीक है, ये है फार्मा के टॉप बेट्स। और जाते जाते एक और सेक्टर निपटा देता हूं, वो है ऑटोज का। बड़ा स्पेस है। और आस्था, पिछली बार जब लॉकडाउन खुला तो बहुत तगड़ा पेंट अप डिमांड, मेरे ख्याल से किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा होगा, उस तरह की पेंट अप डिमांड देखने को मिली थी। इस बार ठीक है, थोड़ी सी टेपर डाउन ग्रोथ आ रही है, लेकिन फिर भी ऑटो एज अ स्पेस परफॉर्मेंस इस बार कैसा रहेगा? हालात वाकई आप लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे हो हेम सिक्योरिटीज में पटरी पर आएंगे? Q2 में, Q3 में, कितना समय लगेगा? देखा जाए आशीष, तो सबसे बड़ी बात है कि जो मई का जो महीना था उसने एक तरह से स्पॉइल स्पॉट की तरह यहाँ पे काम किया है। नहीं तो ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही थी वॉल्यूम वो काफी हेल्दी थी, लेकिन मई में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि सीक्वेंशली यहाँ पे वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। और जो ये डिक्लाइन हम तकरीबन मान के चल रहे हैं 25% to 30% के आसपास होगा। तो जहां मैं डेटा पॉइंट्स की बात करूं तो सीक्वेंशियली जो हम लोग रेवेन्यूज की बात करें तो ऑटो सेक्टर में हम एक डिक्लाइन ही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 20% का। वहीं अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो मुझे लगता है इबिटा मार्जिन भी डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि एक तरह से वॉल्यूम भी कम हुआ और दूसरी तरफ से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से। तो इबिटा मार्जिन में भी 2% के आसपास का डिक्लाइन हम मान के चल रहे हैं, और उसकी वजह से बॉटम लाइन थोड़ी सी ऑटो सेक्टर की प्रेशर में रह सकती है, और वहां पे भी हम डिप मान रहे हैं अराउंड 20% का।
तो ऑटो सेक्टर अभी ऐसा लगता है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट ऑटो एंसिलियरी पसंद आता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री क्योंकि एक्सपोजर है एक्सपोर्ट मार्केट को, तो वो वहां पे एक तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है। डोमेस्टिक जो यहाँ हमने वीकनेस देखी है, और दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट मार्केट में भी डिमांड अच्छी है, तो ऑटो एंसिलियरी में बालकृष्ण हमें पसंद आता है। लेकिन ऑटो एंसिलियरी में भी एक डिप ही हमें देखने को मिलेगा, बट ऑल टुगेदर ऑटो सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपोर्ट्स के चलते बीकेटी को हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को हम लोग रेडार पे रखेंगे। तो एग्जाम टाइम की तैयारी कर ली है, एक बार तो कोर्स पूरा हो गया है, हुआ आगे तो रिवीजन भी कर डालेंगे, लेकिन मोटा मोटी निकल के ये आया है कि भाई इंडिया इंक का परफॉर्मेंस Q1 में अच्छा रहने वाला है। आईटी जिसका एक पर्चा लीक हुआ, टीसीएस का नंबर्स बाजार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए थे, लेकिन घबराए ना, टीसीएस के इंटरनल्स भी अच्छे हैं और आगे आईटी के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। उसमें एक जेंसार टेक ऐसा मिड कैप वाला स्टॉक है जिसको लेकर हिमांग सर खास तौर पे आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट। बैंक्स में भाई प्राइवेट दिग्गजों पर ही भरोसा है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के रडार पर रखेंगे। और बैंक्स में एक निगलिंग वरी है कि इस वेव 2 का एसेट क्वालिटी पर किस हद तक असर देखने को मिलेगा। एफएमसीजी का बढ़िया प्रदर्शन होगा और हिमांग सर दो स्टॉक्स को लेकर खास तौर पे बुलिश है। गोदरेज जिसकी बढ़िया रीरेटिंग हुई थी कंज्यूमर की, और साथ साथ मैरिको जिसके नंबर्स, वैसे Q4 के नंबर्स भी मैरिको के अच्छे आए थे। मेटल्स आस्था बता रही है थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहेगा, स्टॉक प्राइस भी दिखा रहे हैं थोड़ा ठंडा पड़ रहे हैं, पर उसमें शायद अगर किसी पे दाव लगाना है तो अभी भी सेक्टर की दिग्गज टाटा स्टील ही प्रेफर्ड नजर आती है। फार्मा पिकअप करेगा, स्टॉक्स के भाव के साथ अब फाइनली फंडामेंटल्स भी बढ़िया कैचअप होते हुए नजर आएंगे। और उसमें अगर मजौली कंपनी है तो वो लॉरस लैब्स है, बाकी के नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऑटो वेव 2 का इंपैक्ट पड़ा है, नतीजे ठंडे रहेंगे। ऑटो एंसिलरीज पे नजर रखिएगा जिनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर तगड़ा है, मिसाल के तौर पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हालांकि वो भी ठंडा पड़ेगा जब ऑटो के नंबर्स कमजोर आएंगे, पर उस कमजोरी में शायद खरीदारी करने के उस स्टॉक में मौके होंगे। हो गया समाप्त। इस नोट पर आस्था जी, हिमांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, पूरे रिजल्ट सीजन की तैयारी कराने के लिए, और थैंक यू सो मच। और आप सबका इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में खासतौर